हेलो दोस्तों, आज मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है अगली क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके यूपीपीसीएस, यूपीएससी साथ साथ एनटीपीसी के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको टेक्नोलॉजी के बारे में कई क्लासेज जैसे बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम एक एक लेक्चर के साथ। आज प्रारंभ में हम स्पेस टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार स्पेस टेक्नोलॉजी किस प्रकार कार्य करती है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेरा पहला लेक्चर स्पेस टेक्नोलॉजी से है, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा बता दूं कि किस प्रकार हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको कक्षाओं के बारे में बताता हूं कि आखिरकार जो ये अपनी अर्थ है, इस अर्थ पर जो स्पेस टेक्नोलॉजी, इसके चारों ओर जो उपग्रह या ग्रह उपग्रह जो प्रक्षेपित किए जाते हैं, वे प्रक्षेपित उपग्रह किस लेयर में छोड़े जाते हैं या किस कक्षा में छोड़े जाते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा लो अर्थ ऑर्बिट की। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है। फिर मैं बात करूंगा MEO यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट की मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट की हाई अर्थ ऑर्बिट क्या है। उसके बाद करेंगे हम GEO यानी कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम जियो सनक्रूज ऑर्बिट के बारे में बात करेंगे, जिसे भूतुल्य कक्षा भी कहा जाता है। इसे हिंदी में भू स्थितिक कक्षा कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे पोलर ऑर्बिट यानी ध्रुवीय कक्षा के बारे में। साथ साथ हम इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जो प्रक्षेपण यान है, जो किसी उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए जो यान जाता है, उस यान को प्रक्षेपण यान कहा जाता है। अब ये प्रक्षेपण यान किस प्रकार कार्य करते हैं और ये किस किस चरणों में इनका विकास हुआ है। तो हम पहले बात करेंगे SLV की, जिसे बोला जाता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर हम बात करेंगे ASLV की, जो उसका अगला वर्जन। उसके बाद हम बात करेंगे PSLV की, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो पोलर यानी कि ध्रुवों पर। अगर हम बात करेंगे GSLV, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो पृथ्वी की भू स्थितिक कक्षा में चक्कर लगाएगा, उसे GSLV बोलेंगे। फिर हम बात करेंगे क्रायोजेनिक इंजन की, कि क्रायोजेनिक इंजन किस प्रकार कार्य करता है। फिर हम GSLV की एक नई टेक्नोलॉजी, जिसे GSLV MK3 के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करेंगे पुनः प्रयोजित प्रक्षेपण यान तकनीक की, यानी कि रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो सैटेलाइट एक बार छोड़ने के बाद वापस दोबारा प्रयोग में की जा सकती है। तो रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जेट इंजन तकनीक की, कि जेट इंजन तकनीक क्या होती है। और उसके बाद हम बात करेंगे रैमजेट तकनीक की, कि रैमजेट यानी जेट का कौन सा एक नया वर्जन, जिसे रैमजेट बोला जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्क्रैमजेट तकनीक की। तो इन सभी की क्लासे अब हम बात करेंगे स्टार्टिंग से। तो हमने प्रारंभ में पढ़ा था, जो हमने शुरुआत में देखा था, उससे बोलते हैं LEO या लो अर्थ ऑर्बिट। तो हम प्रारंभ में ही बात करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट की, कि लो अर्थ ऑर्बिट किस प्रकार कार्य करता है। तो जो लो अर्थ ऑर्बिट है, यह भू केंद्रीय कक्षा है। पहले तो हम बात करते हैं कि यह एक भू केंद्रीय कक्षा पर आधारित है। इसकी जो ऊंचाई है वह पृथ्वी से 100 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर, यानी कि यह पृथ्वी की तल से 100 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर तक छोड़े जाते हैं। इनकी कक्षीय अवधि 95 या 120 मिनट की होती है, यानी कि लगभग 1.5 घंटे या 2 घंटे की इनकी अवधि होती है। अब इस प्रकार के LEO में हम निम्न विद बैंड, बड़े विद बैंड व ब्रॉडबैंड तकनीक व वैश्विक कवरेज प्रदान किया जाता है। यानी ये जो लो अर्थ ऑर्बिट तकनीक है, इसे हम इस प्रकार समझते हैं, अगर मान लेते हैं ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर आपको 100 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो उपग्रह छोड़े जाएंगे, वह कक्षा, जिस कक्षा में ये छोड़े जाएंगे, उस कक्षा का नाम लो अर्थ ऑर्बिट है, जिसकी कक्षीय अवधि 95 से 120 मिनट की होती है। यह इसका चक्कर 95 से 120 मिनट यानी 2 घंटे या 95 मिनट में लगा लेता है। और यहाँ जितने भी आप देखते होंगे आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे कि ब्रॉडबैंड, तो ब्रॉडबैंड भी इसी क्षेत्र में छोड़े जाते हैं। जैसे कि अभी आप सुन रहे होंगे कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ इंटरनेट प्रयोग के लिए वर्तमान में इंटरनेट बैलून छोड़े जाएंगे, जो
टावर के तौर पर काम करेंगे, तो वह जो इंटरनेट बैलून छोड़े जा रहे हैं या इंटरनेट के जो गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं वह भी इसी कक्षा में छोड़े जाएंगे। यह वैश्विक कवरेज प्रदान करेगा आप लोगों को। और यह अगर हम बात करें तो इससे एक समस्या आएगी कि यह जो लो अर्थ ऑर्बिट है यह ध्रुवों पर काम नहीं कर पाता, केवल जहां इसे छोड़ा जाता है यह वहीं से कार्य करता है। यानी अगर आप समझ सकते हैं कि अगर किसी वस्तु को अधिक ऊंचाई पर छोड़ा जाए तो वह पूरी पृथ्वी को कवर कर सकता है, अगर उसे कम ऊंचाई पर छोड़ा जाएगा तो वह पृथ्वी के उसी हिस्से को कवर कर सकता है जो उसके सामने पड़ रहा हो। तो यह भूकेंद्रीय कक्षा पर चक्कर लगाता है, इसलिए यह ध्रुवों पर यह सैटेलाइट नहीं पहुंच पाती। अब हम बात करते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट की। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की मध्यम कक्षा होती है। इसकी ऊंचाई 5,000 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक, यानी इसे 5,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक छोड़ा जा सकता है। इसकी कक्षीय अवधि 6 घंटे की होती है और भूमध्य रेखा से यह झुकाव रखता है। अब हम बात करते हैं कि इस लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें तो पहले लाभ की, तो इसका वैश्विक कवरेज, यानी कि यह उससे बड़े स्तर पर कवरेज कर सकती है, सूचना का प्रदान कर सकती है। वह सापेक्ष रूप से इसमें कम उपग्रह की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर हम बात करें तो लो अर्थ ऑर्बिट में हमें पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से को देखने के लिए अधिक से अधिक उपग्रह छोड़ने पड़ेंगे, जबकि मध्यम अर्थ ऑर्बिट में हमें कम उपग्रह की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हमें यहाँ भी पूर्ण कवरेज की जरूरत पड़े या हमें पूरी पृथ्वी को पूर्ण कवर करना है तो यहाँ भी हमें कई उपग्रहों की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर हम अब तक देखें तो लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में हम अब भी पूरी पृथ्वी को कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं पृथ्वी की अगली कक्षा के बारे में हम बात करते हैं। तो पृथ्वी की अगली कक्षा होती है, पृथ्वी की अगली कक्षा के बारे में हम बात करें तो पृथ्वी की अगली कक्षा में हम देखते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। और हाई अर्थ ऑर्बिट में हम बात करेंगे कि आखिरकार इसकी ऊंचाई कितनी होती है। तो हाई अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई 35,786 होती है और यह पृथ्वी के गर्भीय केंद्र की कक्षा लगाता है। यानी अगर हम बात करें तो अगर ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के जो चक्कर इस प्रकार लगाए जा रहे हैं वह इसका पृथ्वी के जो वृत्तीय कक्षा में घूर्णन नहीं होता और दीर्घवृत्तीय, यानी कि यह पृथ्वी के वृत्तीय घूर्णन नहीं करती, दीर्घवृत्तीय घूर्णन करती है। अब पृथ्वी के पूरे कवरेज के लिए हमें बहुत कम उपग्रहों की आवश्यकता होगी, पहली बात तो यह है। और पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष मिशन में उपयोगी के लिए बहुत उपयोग है, जैसे कि चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य मिशन। जो भी हम चंद्रयान या मंगलयान या आदित्य मिशन भेजे गए हैं वे हाई अर्थ ऑर्बिट में ही भेजे जाते हैं। इसके बाद हम अगली कक्षा की बात करते हैं जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी भू-स्थितिक कक्षा। भू-स्थितिक का मतलब आप समझ सकते हैं कि भू स्थिति यानी कि पृथ्वी की स्थिति के समान। अगर वर्तमान में आप दिल्ली से या वर्तमान में आप हरिद्वार से कोई सैटेलाइट हरिद्वार के सामना है तो वह 24 घंटे ही हरिद्वार के सामने रहनी चाहिए। जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट करती है या 24 घंटे में अपना चक्कर लगाती है तो वह सैटेलाइट भी 24 घंटे में ही पृथ्वी का चक्कर लगाना चाहिए और वह पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से को देखनी चाहिए। तो इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है और यह इसकी कक्षीय घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान होती है, यानी कि यह 24 के 24 घंटे पृथ्वी की घूर्णन गति के समान ही चलती रहती है। और इसका झुकाव व विकेंद्रीकरण भू स्थितिक कक्षा में 0 होता है। यदि इसका झुकाव, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन चीज आपको देखने के लिए, अगर इसका झुकाव 0 ना हो तो इसी को बोलते हैं भू तुल्यकालिक कक्षा। भू इंपोर्टेंट कर सकते हैं आप, भू तुल्यकालिक कक्षा जिसे बोला जाता है जियो सिंक्राइज ऑर्बिट। इसे आप एक बार जरूर देख लें कि अगर 0 नहीं होती तो उसे बोला जाता है भू तुल्य कक्षा, अगर 0 हो जाए तो उसे बोला जाएगा भू स्थिति कक्षा के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिरकार भू स्थिति कक्षा के लाभ क्या है। तो भू स्थिति कक्षा में एक तो डॉपलर प्रभाव नगण्य होगा, डॉपलर प्रभाव अपने फिजिक्स में पढ़ाई होगा। साथ साथ ध्रुवों के अलावा यह सभी हिस्सों के दर्शन करने में सक्षम है। यानी कि अगर आप देखो तो इसे हाई ऊंचाई पर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जा रहा है तो यह ध्रुवों के अलावा पृथ्वी के सभी हिस्से को कवर कर सकती है। अगला लाभ देखते हैं तो प्रक्षेपक काल
एवं कक्षा के स्थापन के मध्य कम समय लगता है। यानी कि इस स्थिति कक्षा में हमें कम समय लगता है किसी प्रक्षेपण यान द्वारा किसी उपग्रह को छोड़ते समय। अगर इसकी हानियों की बात करें तो अगर यह अधिक ऊंचाई पर है तो सूचना प्रसारण अधिक समय में आएगा, पहली बात तो यह है। अगर हम किसी सैटेलाइट को अधिक ऊंचाई पर छोड़ते हैं तो सूचना प्रसारण अधिक समय में आता है। दूसरा, लंबी दूरी के कारण इसमें विचलन भी हो सकता है, यह भी आप समझ सकते हैं। ध्रुवों का चित्र नहीं आता, मैंने अभी बोला कि ध्रुवों का चित्र नहीं आता, और अधिक खर्चीली। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या लाभ है और क्या हानि है। अभी हमने बात की थी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें सभी ऑल रेडियो और टीवी एवं मौसम की जानकारी संबंधित सभी उपग्रह छोड़े जाते हैं। यानी कि जब अभी हम बात कर रहे थे भूस्थिति कक्षा की, तो भूस्थिति कक्षा द्वारा आपके अभी सभी रेडियो, टीवी, दूर संचार के सभी सैटेलाइट इसी के द्वारा छोड़े जा रहे हैं। अगर हम बात करें मियो यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, तो इसमें आपके नेविगेशन सिस्टम, सारे के सारे नेविगेशन सिस्टम, IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, GPS जो आपका इंटरनेट है, और ग्लोनोस या संचार उपग्रह सभी इसमें छोड़े जाते हैं। अगर हम बात करें लो अर्थ ऑर्बिट में, तो लो अर्थ ऑर्बिट में आप देखेंगे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी में ही है, रिमोट सेंसिंग स्टेशन इसी में ही है, और हब्बल टेलीस्कोप इसी में ही है, और अर्थ ऑर्बिटेशन यानी कि अर्थ संबंधी जो भी जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी के साथ साथ अर्थ में एटलस के आंकड़े जुटाना या किसी का नक्शा, ये सब कुछ आपको लो अर्थ ऑर्बिट में दिखाई देगा। जबकि हाई अर्थ ऑर्बिट में आपको स्पेस मिशन, जितने भी भारत सरकार या विश्व के स्पेस मिशन छोड़े जाते हैं वे सभी हाई अर्थ ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं, जैसे चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य मिशन। तो एक बार आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से देखें और इससे आप MCQ हल करें कि आखिरकार लो अर्थ ऑर्बिट में क्या होता है, और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में क्या होता है, हाई अर्थ ऑर्बिट में क्या होता है, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या होता है। तो बस आपका सबसे मेन टारगेट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होना चाहिए। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मैंने आपको बताया कि जब भूस्थितिक का मतलब है कि उसकी स्थिति ऐसी हो जैसी पृथ्वी की स्थिति, सेम वही समय होना चाहिए। उपग्रह को 24 घंटे में ही चक्कर लगाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हरिद्वार में है तो हरिद्वार के सामने ही उस उपग्रह को मौजूद होना चाहिए। इस प्रकार का एक सैटेलाइट सेटअप किया जाता है। यह जो कक्षा होती है इसे बोला जाता है भूस्थितिक कक्षा, जहां आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, हम बात करते हैं पोलर सैटेलाइट के बारे में। तो ध्रुवीय कक्षा की अगर हम बात करें तो यह सैटेलाइट ध्रुवों पर छोड़ी जाएगी, आपको दिखाई दे रही होगी स्लाइड में। यह स्लाइड ध्रुवों पर छोड़ी जाएगी, और इसमें भूमध्य रेखा का झुकाव, भूमध्य रेखा के साथ इसका झुकाव 90 डिग्री का होगा, पहली बात तो यह है। और इसमें क्या छोड़ा जाता है आपको पता होगा, मौसम संबंधी उपग्रह छोड़े जाते हैं, पृथ्वी प्रक्षेपण छोड़ा जाता है, टोही उपग्रह छोड़े जाते हैं, ये सभी इसके संबंधित हैं। कभी कभी आपको देखता होगा कि अगर ध्रुवों पर कोई चीज छोड़ी जाएगी, पृथ्वी के ध्रुवों पर छोड़ी जाएगी, तो यदि किसी सैटेलाइट के सामने अगर हम देखें तो अगर ये सैटेलाइट है और ये सन है और ये अर्थ है, समझ सकते हैं आप इसे, अर्थ, ये सैटेलाइट और ये सन, अगर ये इसी प्रकार इसके चक्कर लगा रहा है तो साथ साथ अर्थ भी चक्कर लगा रही है, तो कभी कभी इस सन की परछाया इस सैटेलाइट पर पड़ जाती है, और जब सैटेलाइट पर इसकी परछाई पड़ेगी तो सैटेलाइट सीधा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना पहुंचकर सैटेलाइट से टकरा जाएगा, और सैटेलाइट पृथ्वी का जो चित्र है वह साफ तरीके से नहीं ले पाएगी। इसीलिए उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक नई कक्षा का स्थापना की गई है, जिसे बोला जाता है सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। इंपोर्टेंट है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जिसे सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहा जाता है। इसे ध्रुवीय सम सूर्य कक्षा भी कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह की ऊंचाई से 798 किलोमीटर होती है। यानी कि अगर किसी प्रक्षेपण यान को पृथ्वी की सतह से इतनी ऊंचाई पर छोड़ा जाए तो यह जो हम बात कर रहे हैं कि सूर्य की परछाया अच्छी पिक्चर नहीं दे पाने में सैटेलाइट में सूर्य का प्रकाश टकरा जाता है, जिस कारण सैटेलाइट से पृथ्वी के चित्र नहीं लिए जा पाते। इसे देखने के लिए यह एक नई कक्षा का स्थापना की गई है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करते हैं कि आखिरकार प्रक्षेपण यान क्या होते हैं। तो प्रक्षेपण यान मैंने अभी बताया कि वह यान जो किसी कृत्रिम उपग्रह को प्रक्षेपित करने में काम करता है उसे प्रक्षेपण यान कहा जाता है। कोई भी प्रक्षेपण यान हो वह गति के तीसरे नियम पर काम करता है, जिसे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है।
अब हम दो शब्दों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, जैसे कि पहला शब्द आपको मिलेगा साइंस एंड टेक में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, प्रणोदक। तो प्रणोदक हम शब्द प्रयोग करेंगे ईंधन के लिए। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, प्रणोदक हम शब्द प्रयोग करेंगे ईंधन के लिए, और पेलोड, पेलोड शब्द हम प्रयोग करेंगे उपग्रह के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार 4 चरणों में अब तक सैटेलाइट छोड़ी गई हैं, जिसमें पहली सैटेलाइट चरण है उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे बोला जाता है एसएलवी। एसएलवी यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और द्वितीय चरण में होती है संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान एएसएलवी, संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसे बोला जाता है एएसएलवी। और तृतीय चरण पर हम बात करते हैं ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखो ध्रुवीय की बात यह है कि यह सैटेलाइट एसएलवी ध्रुवों पर काम करेगी। ये आपको दिख रहे होंगे ध्रुव पृथ्वी के, यह पृथ्वी के इस प्रकार चक्कर लगाते हैं, इन्हें बोलते हैं ध्रुवीय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर हम चौथे प्रक्षेपण यान की बात करें तो उसे बोला जाता है जीएसएलवी, जिसे बोला जाएगा भूस्थितिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, यानी कि जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। तो बच्चों आप यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप बहुत प्यार से समझ रहे होंगे। अगली हम बात करेंगे कि इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, और जीएसएलवी मार्क थर्ड क्या है, और रीयूजेबल, अगली तकनीक हम बात करें रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पर हम बात करेंगे, और जेट इंजन तकनीक पर हम बात करेंगे, रैम जेट पर हम बात करेंगे, और स्क्रैम जेट पर हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एसएलवी के बारे में। तो एसएलवी की शुरुआत हमारी स्पेस द्वारा यानी इसरो द्वारा पहली बार 1980 में की गई थी। और यह ठोस प्रणोदक है। अभी मैं आपसे कमेंट सेक्शन में बताऊं कि प्रणोदक का मतलब ईंधन। तो यह ठोस प्रणोदक है, इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, और यह 4 चरणों में विकसित किया जाता है, और यह 4 चरणों में है। और यह 40 किलो तक पेलोड अभी बताया था कि उपग्रह कि यह 40 किलो तक के उपग्रह को ले जाने में सक्षम है। उपग्रह का मतलब यह होता है कृत्रिम उपग्रह, सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम है। यह 400 किलोमीटर तक, यानी कि बस 400 किलोमीटर तक, यानी निम्न कक्षा में जाने में सक्षम है। यह निम्न कक्षा तक जाने में सक्षम है। और एएसएलवी 36E जुलाई 1980 में रोहिणी RS-1 ले जाने में सक्षम। तो भारत की पहले सैटेलाइट रोहिणी सैटेलाइट है, जो एसएलवी द्वारा जुलाई 1980 में छोड़ी गई थी। अब हम बात करते हैं एसएलवी। तो एसएलवी इससे थोड़ा एडवांस वर्जन होगा। तो इसमें ठोस प्रणोदक, पहली बात, चरण इसमें कितने हैं 5, और इसमें 150 किलो तक। तो अब हम बात करते हैं जो एएसएलवी है, एएसएलवी जो 150 किलो तक पेलोड ले जा सकता है। पेलोड मतलब अभी आपको बताया था कि पेलोड का मतलब होता है कृत्रिम उपग्रह, और यह 400 किलोमीटर तक निम्न कक्षा में जाने में सक्षम है। यह भी 400 किलोमीटर तक निम्न कक्षा में जाने में सक्षम है। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं पीएसएलवी के बारे में। तो पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इससे आपको पता लग रहा होगा कि यह ध्रुवों के चक्कर लगाएगा, और इसमें ठोस व द्रव, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ठोस व द्रव दोनों ईंधन का प्रयोग किया जाएगा। यह भी 4 चरणों में होगा, और यह 320 टन तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। यानी यह 320 टन तक पेलोड ले जा सकता है। यह 3 श्रेणियों में काम करता है, पीएसएलवी जी, पीएसएलवी CA, पीएसएलवी XL। और यह निम्न कक्षा से लेकर भूस्थितिक कक्षा, यानी कि यह निम्न कक्षा से लेकर भूस्थितिक कक्षा तक जाने में सक्षम होता है। अब इसके 4 चरण आपको पता होने चाहिए। तो इसके प्रथम चरण में हम बात करेंगे HTPB की, जो एक ठोस ईंधन है, जबकि हम दूसरे चरण में हम बात करेंगे UDMH प्लस NO2O4 की बात, और तीसरे चरण में हम बात करेंगे HTPB की, और चौथे चरण में हम बात करेंगे MMH तथा MON की, जिसे बोला जाता है मिथाइल मोनोमिथाइल हाइड्रोक्सीन। और MON का मतलब होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीकारक, और किसी भी ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है। अब यहाँ हम देख लेते हैं एक बार स्लाइड में, यहाँ आपको दिखाया गया है कि इसके प्रथम चरण में HTPB, दूसरे चरण में UDMH, और तीसरे चरण में फिर HTPB, और चौथे चरण में आपने देखा MMH MON। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इसकी असफल सैटेलाइटों के बारे में। तो हम देखते हैं PSLV E39 और E39 IRNSS
1H मिशन 2017 में असफल हो गया था। आपको असफल ही याद रखने हैं कि यूपीएससी असफल में ही आपको फंसाती है। अब हम बात करते हैं PSLV C11 2008 चंद्रयान ले जाकर चंद्रयान मिशन लेकर गया था। तो आपको यह याद रखना है कि चंद्रयान मिशन 2008 में कौन ले गया था, तो PSLV C11 2008। अगर हम बात करें PSLV C25 तो यह 5 नवंबर 2013 को PSLV एक्सल मंगलयान लेकर गया था। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं GSLV के बारे में। तो GSLV इसमें एडवांस वर्जन होगा, तो ठोस प्रणोदक, द्रव प्रणोदक और गैस प्रणोदक। तो आई होप क्लास आपको आज पसंद आई होगी। तो बच्चों एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको लगता है कि क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं इस क्लास को आगे जारी रखूँगा। थैंक यू। आप सभी से मेरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।